अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मूव कर रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 9 की तरफ, जो कि बेस करता है रिपल टैंक पे। अब रिपल टैंक क्या चीज़ है, इसको स्टडी करने से पहले हम लोग वेव्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि वेव्स क्या चीज़ थी। अब वेव्स को हमने थोड़ा बहुत जो है वो 9th क्लास में भी डिस्कस किया है, लेकिन वेव्स की जो प्रोडक्शन है मेन, वो हमने 10th क्लास में ही स्टार्ट की। अब रिपल टैंक क्या चीज़ है, ये स्टूडेंट्स, ये एक आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये सारा अपरेटस रिपल टैंक का ही है। अब रिपल टैंक जो है ये एक डिवाइस है, एक आला है। ये कैसी डिवाइस है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से आप वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं वाटर के अंदर। मतलब अगर आपके पास एक वाटर मीडियम है, आप उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब उन वेव्स को प्रोड्यूस करवाने का क्या मकसद है, मतलब वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमने पढ़ा डिस्टर्बेंस चाहिए थी। तो आप तो वेव्स को सिंपली जो है वो आप एक घर में टब लेके उसके अंदर पत्थर फेंक कर भी आप वेव्स प्रोड्यूस करवा सकते थे, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट या इस डिवाइस को यूज़ करने का हमारा मकसद क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो मेन मकसद है वो वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के साथ साथ वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी करना है। वेव्स के पास डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि हम आज स्टडी करेंगे। उन करैक्टरिस्टिक्स में हमारे पास रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, ये 3 मेन करैक्टरिस्टिक्स आती हैं जिनको हम आज स्टडी करेंगे रिपल टैंक के थ्रू। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करना चाहूँगा रिपल टैंक को, कि रिपल टैंक क्या चीज़ है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्टूडेंट्स, रिपल टैंक एक डिवाइस है, तो इसको हम इस तरह बोल सकते हैं, इट इज़ अ डिवाइस। रिपल टैंक इज़ ए डिवाइस। ये क्या है स्टूडेंट्स, एक डिवाइस है जिसे हम किस लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड, जिसको हम यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ, यानी पैदा करने के लिए। किस चीज़ को पैदा करने के लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ वाटर वेव्स, वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड सिर्फ वेव्स को ही प्रोड्यूस करना काम नहीं है, इसके साथ साथ और क्या है, एंड टू स्टडी characteristics of waves, और साथ ही ये वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, रिपल टैंक को डिफाइन अगर करना हो तो आप सिंपल ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज़ अ डिवाइस दैट इज यूज्ड, इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वाटर वेव्स एंड टू स्टडी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। यानी ये वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने और उनकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम मूव करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। अगर आपको ये टॉपिक लिखने के लिए आता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप रिपल टैंक को डिफाइन करेंगे, फिर आप उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे कि ये अपरेटस किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो आप लोगों को ये इसका अपरेटस नज़र आ रहा है। इसके अपरेटस के अंदर क्या चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है इसके स्टूडेंट्स के अंदर, मैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है वो यहाँ पर उनके नेम लिख देता हूँ, उन्हें लेबल कर देता हूँ इस डायग्राम को। तो स्टूडेंट, ये मेरे पास एक टेबल है, ये क्या है, एक टेबल है जिसे हम बोल सकते हैं एक ट्रे है, रेक्टेंगुलर ट्रे है जिसे हमने टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ये रेक्टेंगुलर ट्रे जिसे टेबल के ऊपर रखा गया है, और इसकी जो बेस है, जो पेंदा है, नीचे वाला हिस्सा है, वो ग्लास का है। ग्लास का किस लिए, वो ग्लास का इसलिए ताकि आर पार नीचे भी नज़र आ सके। अब वो क्यों नज़र आ सके, ये हम आगे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे है जिसकी बेस ग्लास से बनी हुई है, और उसके बाद इसके साथ एक स्टैंड अटैच किया गया। ये एक स्टैंड है। इस स्टैंड ने क्या किया है, इस स्टैंड ने अपने साथ एक वुडन ऑसिलेटर या वुडन पैडल को जो है वो बांधा हुआ है। ये एक वुडन पैडल है, ये जो हमारे पास रेड कलर का है, इसे हम बोलते हैं वुडन पैडल, यानी ये एक लकड़ी का एक पीस सा है। और इसके ऊपर क्या किया गया है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसको अटैच किया गया है। ये बच्चों ब्लू कलर की जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, एक मोटर है। ये ब्लू कलर वाली एक
इलेक्ट्रिक मोटर है। अब बच्चों ये इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम है यहाँ पे? चूंकि हमने पढ़ा है कि वाटर वेव्स या कोई भी वेव्स जो है उनको प्रोड्यूस करवाने के लिए वाइब्रेशन होना ज़रूरी है, ये डिस्टर्बेंस होना ज़रूरी है। तो उस डिस्टर्बेंस को यहाँ पे पैडल के अंदर प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें इसके ऊपर एक मोटर लगाना पड़ी है। ये मोटर जब रन करती है, इसको रन करवाने के लिए ये हमें एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई इसको भी दी गई है और साथ साथ वो इस बल्ब को भी दी गई है। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिकल सप्लाई, ये सिंपली से बोल सकते हैं ये हमारे पास सप्लाई है। ओके, अब स्टूडेंट्स इसकी बेस है, ऊपर ये पैडल लगा है, उसके ऊपर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है और ये जो पैडल है इसको हमने ट्रे के अंदर जो वाटर है उसकी सरफेस के बिल्कुल साथ टच किया है, ताकि जैसे ही इसके मोटर रन करे ये वाइब्रेट करे और सरफेस के साथ टकराए और वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो जाए इस रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हमने ऊपर एक लगाया हुआ है बल्ब। इस बल्ब का काम क्या है? इस बल्ब ने यहां से लाइट जो है वो डालनी है इस ट्रे पे। ट्रे के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं उन वेव्स की हमें इमेज जो है वो हमें नीचे मिलेगी। नीचे हम एक पेपर रख देते हैं, उस पेपर के ऊपर हमें इन जो ये यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उनकी इमेज मिलेगी। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन इसकी, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या है। इसकी कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर ट्रे है जिसकी बेस ग्लास से बनी हुई है और उसके अंदर वाटर है। उसके ऊपर हमने एक वुडन पैडल लगाया है जिसके साथ एक मोटर अटैच है। उस मोटर को जैसे ही ऑन करेंगे तो ये वुडन पैडल जो है ये सरफेस से टच कर रहा है वाटर की, ये वाइब्रेट करेगा और वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद ये एक बल्ब लगाया है जिसका काम ये है कि इसने लाइट प्रोवाइड करके नीचे जो पेपर पड़ा है उस पर इमेज बनाना है इन वेव्स का। और ये सप्लाई है, इस सप्लाई ने बल्ब और इस इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन करना है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन। तो अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने रिपल टैंक को डिफाइन किया, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी डायग्राम को हमने समझा है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, हमने एक तो इसकी पढ़ ली है कंस्ट्रक्शन डेफिनेशन। अब हम मूव करते हैं, इसका जो सेकंड जो इसका पर्पस था वो था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव को स्टडी करना है। यहाँ पे जो वेव की करैक्टरिस्टिक 3 किस्म के फिनोमिना यहाँ पर हो रहे हैं। नंबर 1 इज़ रिफ्लेक्शन, नंबर 2 इज़ रिफ्रैक्शन एंड नंबर 3 इज़ डायफ्रैक्शन। मीन्स हमने इन तीनों को जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्व करना है और स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लेते हैं रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है? तो मैं यहाँ पर टॉपिक ले रहा हूँ रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन, अच्छा तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते चलता हूँ। रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है एक वेव का एक मीडियम से पास करते हुए दूसरे मीडियम की बाउंड्री से टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाना, यानी फर्स्ट मीडियम में ही वापस आ जाना, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अब स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन जो होती है इसके अंदर हमने एक चीज़ बड़ी गौर से देखी, मतलब वेव पास कर रही है एक मीडियम से और बाउंड्री से टकरा के वापस उसी मीडियम में आ रही है। मीन्स उसने अपना मीडियम चेंज नहीं किया, लेकिन हाँ वो दूसरे मीडियम की बाउंड्री से टकराई है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको वाया डायग्राम यहाँ पर समझाना चाहूँ मैं आप लोगों को, तो मैं इसे किस तरह यहाँ पर कर सकता हूँ। तो फर्ज करें यही मेरे पास ट्रे है, इसके अंदर वेव्स जो है वो लीनियर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, क्योंकि मैंने पैडल जो है वो बिल्कुल लीनियर लगाया हुआ है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट पैडल यूज़ किया है। तो वेव्स लीनियर बिल्कुल, यानी जिसे हम बोलते हैं लीनियर वेव फ्रंट वाली वेव्स हैं, लाइन वेव फ्रंट्स वाली, जो बिल्कुल सीधी वेव फ्रंट्स मूव कर रही हैं। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास इसी तरह मैं यहाँ पर ट्रे बनाकर आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, बल्कि ये नीचे ही। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास यानी ये ट्रे ही है जिसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी। मैंने क्या किया, मैंने ये मेरे पास वाटर मीडियम था, मैंने मीडियम चेंज करने के लिए इसके अंदर एक लकड़ी का ब्लॉक रख दिया है। मैंने क्या किया, लकड़ी का एक ब्लॉक, जिसे मैं बिल्कुल इस तरह यानी ड्रा कर सकता हूँ। ये मैंने एक लकड़ी का इस तरह ब्लॉक रख दिया है, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से जो वेव मूव करती आ रही है, लीनियर वेव फ्रंट्स जो आ रहे हैं, वो जैसे ही इससे टकराएंगे वो क्या करेंगे, वो इससे टकराने के बाद वापस अपने मीडियम में आना स्टार्ट कर देंगे।
वापस वो क्या करेंगे, टकरा के अपने मीडियम में ही वापस आ जाएंगे। तो उसको अगर हम कुछ यानी यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँ वो वेव फ्रंट्स जो यहाँ से आ रहे हैं, तो वो कुछ इस तरह उसने यहाँ पे आपकी बुक वाली डायग्राम में भी कुछ इस तरह है। ये आपके पास डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज जिसे आप बोल सकते हैं, क्रस्ट या ट्रफ बोल सकते हैं, वो एक आपके पास क्रस्ट आ रहा है, एक ट्रफ आ रहा है। जैसे ही वो इससे टकराता है तो वो वापस क्या इसी मीडियम में वापस आ रहा है, नेक्स्ट मीडियम में मूव नहीं किया। ये थी हमारे पास रिफ्लेक्शन। मीन्स रिफ्लेक्शन को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करते चलें तो रिफ्लेक्शन क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी एक मीडियम, एक वेव का मीडियम की बाउंड्री से टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाना, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। और अगर मैं इसको डिफाइन करने लगूं तो वो कुछ इस तरह होगी, when waves strike with boundary of an other medium and come back to their previous or first medium, previous or first medium. This phenomena is known as reflection. इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन का नेम देते हैं। मतलब वेव्स क्या की एक मीडियम से मूव करते हुए दूसरे मीडियम की बाउंड्री से टकराई और वापस पहले ही मीडियम में आ गई, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन जो होती है ना, इसके अंदर एक और चीज़ बड़ी गौर करने वाली होती है। वो चीज़ क्या है, वो ये है कि जब वेव जाके टकराती है एक मीडियम की बाउंड्री यानी दूसरे मीडियम की बाउंड्री के साथ, तो वो कुछ एंगल बनाती है उसके नॉर्मल के साथ। यानी जब वेव जाकर बाउंड्री से किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री से टकराती है तो वो क्या करती है, वो उसके नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। और जब वो टकराती है उस मीडियम से और वापस आती है अपने ही मीडियम में, तो तब स्टूडेंट्स जो उसका एंगल तब बनता है, यानी उसका जो एंगल टकराने के बाद बनता है उसी बाउंड्री के नॉर्मल के साथ, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। तो बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात रिफ्लेक्शन के अंदर ये होती है कि जब वेव्स जाके टकराती हैं तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, टकरा कर वापस आने पर जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है यहाँ पे, वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं वो एंगल देखना चाहूँ, मीन्स यहाँ पे इस बाउंड्री के साथ, मतलब ये मेरे पास मीडियम है, इस मीडियम के साथ मैं वो एंगल देखना चाहूँ तो वो एंगल क्या बनेगा, इस मीडियम का एक नॉर्मल ले लें। नॉर्मल का मतलब होता है इस मीडियम के परपेंडिकुलर एक लाइन। ये हमारे पास क्या है, इस मीडियम के परपेंडिकुलर एक लाइन है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, जो वेव यहाँ से आके टकराएगी इसके साथ, वो उसका इस नॉर्मल के साथ होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और टकराने के बाद जब वो वापस उसे मीडियम में आएगी वो उसका कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन को देखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, वेव इस तरह आ रही है, ये आ रही है वेव। अब यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बच्चों बनाता हूँ तो नॉर्मल क्या होगी लाइन, नॉर्मल लाइन बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है। तो ये वाला जो एंगल बनता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिस पे वेव आके नॉर्मल से टकरा रही है। इसी तरह जब वो वेव यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी तो वेव कुछ इस तरह यहाँ से मूव करेगी, और अब इसका और इसके दरमियान जो एंगल होगा नॉर्मल और इसके दरमियान वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों यहाँ से हमें ये पता चलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है।
अगर आप डायग्राम बिल्कुल ठीक क्लियर करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा बराबर होते हैं। अब एक और चीज़, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेना किन के दरमियान होता है? एक तो वेव की प्रोपेगेशन और दूसरा नॉर्मल, बाउंड्री के नॉर्मल, मतलब जहां से वेव ने टकराना है उस बाउंड्री का आपने नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर एक लाइन लेनी है। उस परपेंडिकुलर लाइन और जो वेव की डायरेक्शन है उनके दरमियान जो एंगल है, जब वेव आ रही है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जब टकरा के वापस जा रही है तो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये इक्वल होते हैं रिफ्लेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास रिफ्लेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक इसकी, और इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे, और फिर हमें वेव्स की ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिनोमिना है इनके बारे में हमें अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, और हमारा ये टॉपिक और साथ साथ ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा। तो बच्चों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।